तो इस हफ्ते जो हम स्टडी ये करने जा रहे हैं वो ये बात है कि आप अपनी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी वालों की डिमांड ये होती है कि भाई मुझे एलएलएम का जवाब नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी कंपनी के बारे में एलएलएम को कितना पता है। हो सकता है पता ही ना हो कि आप किसी एक बैंक में जॉब कर रहे हैं, आप किसी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप किसी ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी के बारे में कितनी की इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग डेटा सेट का पार्ट होगी और कितना ही कुछ याद होगा उसको। और अगर वो लैंग्वेज मॉडल ओपन एआई की तरह का ब्राउजर से कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड भी है, तो ऑनलाइन कितनी की इंफॉर्मेशन, आपकी एंटरप्राइज की सारी इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन नहीं पड़ी हुई। आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, आपकी रेगुलेशंस, आपकी पॉलिसीज, आपके एचआर का डेटा, ये सब कुछ ऑनलाइन तो नहीं पड़ा हुआ कि ओपन एआई उसे एक्सेस करके आपको जवाब देते। तो जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे डेटा के बारे में जवाब ला के दो। आई वॉन्ट टू गेट आंसर्स फ्रॉम माई डेटा। मेरी जो रेगुलेशन की है, मुझे अगर चैट करनी है तो मुझे अपनी रेगुलेशन पॉलिसीज पे चैट करनी है कि यार मेरे एक रिसोर्स को चाहिए कि अगर मैं छुट्टी लेना चाह रहा हूं अगले महीने, तो क्या मुझे छुट्टी ऑथराइज है कि नहीं है बेस्ड ऑन माई लीव रिकॉर्ड एंड बेस्ड ऑन द कंपनी पॉलिसी। तो ये जवाब ला के दो मुझे। तो ये जवाब लाने के लिए एलएलएम के पास आपकी कंपनी पॉलिसी भी होनी चाहिए, मेरा लीव रिकॉर्ड भी होना चाहिए और ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे लीव रिकॉर्ड को और पॉलिसी को सामने रखते हुए बता सके कि यार आपका लीव रिकॉर्ड के मुताबिक आप अगले महीने छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि आपकी तमाम जो कैजुअल लीव्स हैं, यू हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड दोस, राइट। हाँ, या आप पेड लीव ले सकते हैं, यू कैन नॉट टेक कैजुअल लीव, राइट, फॉर एग्जाम्पल। अब अगर एचआर का डेटा मौजूद हो और पॉलिसी मौजूद हो एलएलएम के पास, तो ये जवाब एलएलएम निकाल के दे सकता है क्योंकि उसकी इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है कि अगर हम उसको ये बता दें कि मैंने इतनी लीव ली हुई है और ये मैं बता दूं कि पॉलिसी ये है, तो एलएलएम जवाब निकाल के दे देगा। और ये डिपेंड करता है एलएलएम कितना अच्छा, बाय द वे सेपरेट डिस्कशन, बट एलएलएम विल फाइंड द आंसर। प्रॉब्लम यह है कि ये डेटा उस तक पहुंचाएं कैसे, कंपनी पॉलिसी एलएलएम तक कैसे पहुंचे, एचआर का रिकॉर्ड एलएलएम तक कैसे पहुंचे कि वो जवाब लेके आ जाए। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है दैट इज नोन एज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो अब हम जनरेशन करा रहे हैं लैंग्वेज मॉडल से, बट दैट इज बेस्ड ऑन रिट्रीवल फ्रॉम समवेयर एंड दैट समवेयर इज डिफाइंड बाय यू। वो आप बताएंगे कि कहां से रिट्रीवल करके लेके आओ और मुझे जवाब बना के लेके दो, ठीक। तो हम क्यों रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की तरफ आए, तो मैंने थोड़ा सा डिस्कशन की, तो बट प्राइमरीली एलएलएम्स को बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता होता है लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं भी पता। उनकी जो नॉलेज है वो रिस्ट्रिक्टेड है टिल द टाइम दे वर ट्रेन्ड। तो वो अगर आज का जो लैंग्वेज मॉडल है वो अगर आज डिप्लॉय हुआ है तो हो सकता है उसकी ट्रेनिंग का डेटा सेट 6 महीने पहले लॉक हो चुका था क्योंकि अगले 6 महीने वो ट्रेन होता रहा है, राइट। तो उसके पास इंफॉर्मेशन 6 महीने पुरानी है, राइट। सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने अगर एलएलएम को फाइन ट्यून कर लिया है, हम एलएलएम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, हमने पूरी पूरी नोटबुक की है उसके ऊपर कि यू कैन फाइन ट्यून एलएलएम ऑन योर ओन डेटा। तो आपने अपने डेटा के ऊपर एलएलएम को फाइन ट्यून कर दिया, बट आप रोजाना तो नहीं फाइन ट्यून कर सकते क्योंकि कंपनी डेटा तो रोजाना चेंज हो रहा है। आज 10 नई ईमेल्स आ गई हैं, कल पॉलिसी चेंज हो गई है, तो आपने ट्रेनिंग की थी 4 महीने पहले, तो एवरीथिंग इज आउटडेटेड, राइट। सो एलएलएम्स डोंट नो एवरीथिंग, दे डोंट नो अ लॉट, and that's why we cannot rely on conventional language models for most of our use case. और अगर हमने इसको अपडेट रखना है कि यार मैं कहीं चलो ठीक है यार मैं ऐसा करता हूं कि मैं हर महीने ट्रेनिंग कर लेता हूं, मेरा डेटा अपडेट हो गया है, लेट्स ट्रेन एवरी मंथ। पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग है, कंटिन्यूड प्री ट्रेनिंग करता हूं, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग करता हूं, अपडेट एवरी मंथ। तो नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा उसके ऊपर, आपको कंप्यूट चाहिए। ट्रेनिंग कंप्यूट की रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन्फ्रेंस रिक्वायरमेंट। जितना आपको मॉडल इन्फर करने में कंप्यूट चाहिए, इन्फ्रेंस से मुराद ये है कि आपने मॉडल डिप्लॉय किया और आप सिर्फ उससे चैट कर रहे हैं, तो ये इन्फ्रेंस की कंप्यूट है कि मॉडल डिप्लॉयड है और आपको सवाल का जवाब दे रहा है। अगर मैंने इसी मॉडल को ट्रेनिंग में लोड करना है, ट्रेनिंग मोड में लोड करना है, तो आई नीड 5 टाइम्स एक्स्ट्रा कंप्यूट, क्योंकि हर बाइट के लिए, फॉर एवरी पैरामीटर बाइट आई नीड एडिशनल 20 बाइट्स। तो मुझे हर पैरामीटर के लिए 20 बाइट्स एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो ट्रेनिंग का डेटा स्टोर हो रहा था जब ट्रेनिंग साइकिल रन हो रहा होता है कि इसके ग्रेडियंट्स क्या हैं, इस वक्त चेक पॉइंट क्या चल रहा है, इस वक्त बैक प्रोपगेशन के अंदर लॉस क्या चल रहा है। तो ये सारे पैरामीटर सेव करने के लिए आपकी कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट इज
many folds once you are training. तो आप नहीं कर सकते massive compute, massive investment, you cannot retrain and retrain and retrain. दूसरी बात है hallucination. LLM जो है वो hallucinate करते हैं. आपने अपने डेटा पे ट्रेन कर तो दिया, लेकिन जब आपने उससे सवाल पूछा अपनी कंपनी के बारे में, तो उसने क्या एग्जैक्टली वही चीज रेप्लिकेट की कि ना की, गॉड नोस. वो हो सकता है कुछ भी जवाब दे दे, तो आप उसको लॉक नहीं कर पाएंगे, राइट. एंड दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, LLMs कैन नॉट वेरीफाई दैट डेटा. जो जवाब उसने दे दिया है वो उसका सोर्स कोड करने से शायद इट्स नॉट दैट गुड इन दैट. आप आज LLM से एक रिसर्च पेपर लिखवाएं और उससे कहें कि इसके रेफरेंसेस भी दे दो, तो इट्स हाईली प्रोबेबल कि वो रेफरेंसेस सारे गलत हों. वो नाम शाम, ऑथर का नाम, पेपर का नाम, कॉन्फ्रेंस का नाम सब लिखा होगा, और आप जाके गूगल करेंगे उनको या ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हो सकता है ना वो ऑथर एग्जिस्ट करते हो, ना वो पेपर एग्जिस्ट करता हो, ना वो कॉन्फ्रेंस एग्जिस्ट करती हो, राइट. एंड इट्स वेरी मच लाइकली. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो LLM से पेपर लिखवा लेते हैं और रेफरेंसेस कोड कर देते हैं, और रेफरेंसेस कहीं नहीं मिलते दुनिया में. वो LLM ने जस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है, उसने जनरेट कर दिया, क्योंकि आपने कहा था रेफरेंस दे दो, तो उसने कहा ये लो भाई रेफरेंस ले लो. उसको क्या परवाह सही है या गलत है. तो वंस इफ इट कैन नॉट वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, तो मैं अपनी एंटरप्राइज में कैसे इस्तेमाल करूं इसको. मैं तो ऐसा मॉडल नहीं इस्तेमाल करूंगा कि मैं CEO को दे दूंगा सर ये ले मार्केट की प्रोजेक्शन है आपके लिए. उसने मेरी प्रोजेक्शन देख के तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद मैं अगले दिन कंपनी से बाहर हूँ, राइट. क्योंकि LLM ने हेलुसिनेट करके बता दिया था कि इन्वेस्ट करो भाई इसके अंदर, 2-4 मिलियन लगा दो, कोई मसला नहीं, राइट. तो ये 3-4 की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम LLMs को एंटरप्राइजेस के अंदर खास तौर पे इस्तेमाल करने में इट्स अ चैलेंज. एंड देन आखिरी हल क्या है कि यार बड़ा कर दो मॉडल. इन्फॉर्मेशन सारी नहीं जा सकती, बड़ा मॉडल लगा दो. तो कितना एक स्केल कर लेंगे आप, राइट. कितना एक बड़ा मॉडल लगा लेंगे, तो दैट्स नॉट स्केलेबल. सो LLMs जो हैं दे आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग, राइट. दे अंडरस्टैंड वेरी वेल. दे आर गुड एट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, वो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी फॉलो करते हैं. दे आर गुड एट बेसिक रीजनिंग. बेसिक रीजनिंग में, ये अब मैं बेसिक LLMs की बात कर रहा हूं, O1 और R1 की तरह के मॉडल्स की बात नहीं कर रहा. दे आर वेरी गुड इन एडवांस रीजनिंग एज वेल. तो वो तो फिजिक्स के ऊपर और जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर, इन सब के ऊपर भी रीजनिंग करते हैं, राइट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज मॉडल्स एज ऑफ नाउ जो एंटरप्राइज स्कोप के अंदर आएंगे. एंटरप्राइज से मेरी मुराद ये है कि जहां पे आप डेली यूज के अंदर इन मॉडल्स को लेके आएंगे. तो आप एक हाईली रीजनिंग मॉडल को डेली यूज में नहीं लेके आएंगे. डोंट नीड a highly reasoning model to just chat with your policy. Yes, you would need a highly good reasoning model to build a new line of business. आपने एक नया लाइन ऑफ बिजनेस सोचा है, तो आप यस एक हाईली रीजनिंग मॉडल से शायद बात करके उसे रीजन करना चाहेंगे, करूं कि ना करूं, इस ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो आप रीजन कर रहे हैं उससे. उस केस में O1 और R1 की तरह के मॉडल, यस वेरी गुड. हम जो बात कर रहे हैं यूज केस वो ये है कि एंटरप्राइज की डे इन डे आउट ऑपरेशन में कौन सा लैंग्वेज मॉडल हेल्प कर सकता है. तो लैंग्वेज मॉडल की बेसिक रीजनिंग बहुत अच्छी है. कोड अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली एफिशिएंट. ओपन एआई की, जेमिनाई की, लामा की. कोड लामा एक वेरिएंट है लामा का जो कि कोडिंग के ऊपर फाइन ट्यून्ड है. तो दीज मॉडल्स आर सुपर एफिशिएंट इन कोडिंग. ये बहुत अच्छी बातें हैं. वेयर दे नीड हेल्प इज अप टू डेट नॉलेज. उनको हेल्प चाहिए कि आप अप टू डेट नॉलेज पहुंचाएं उन तक, प्री ट्रेनिंग की जरूरत के बगैर. नॉलेज अबाउट योर डेटा, एक अप टू डेट नॉलेज है जो ग्लोबल लेवल पे है कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो लाइव इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. और एक है कि आपके डेटा के बारे में नॉलेज, दे कैन डू दैट. मोर चैलेंजिंग रीजनिंग फॉर मॉडल लाइक these 4O and Llama 3.3, Llama 3.1 और Gemini, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, Gemini जो फ्लैश है. एंड देन इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, तो यहां पे उनको हेल्प चाहिए. एक हल क्या है हमारे पास, जब हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा था तो हमें पता लगा था कि अगर मैं प्रॉम्प्ट के अंदर, इफ यू रिकॉल, तो उसमें एक प्लेस होल्डर था कॉन्टेक्स्ट का, कि एक तो मेरा इंस्ट्रक्शन है, एक रोल है, फिर एक कॉन्टेक्स्ट है और एक इनपुट है. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग अ लैंग्वेज मॉडल कि समराइज दिस, आंसर दिस क्वेश्चन, कि फॉर एग्जांपल ये जो क्लॉज है ये कंप्लाइंट है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज लिखी है, ये कंप्लाइंट है कि नहीं है. तो मेरी इंस्ट्रक्शन क्या है कि वेदर दिस क्लॉज इज कंप्लाइंट और नॉट. दिस इज इंस्ट्रक्शन. इनपुट इज द क्लॉज जिसको मैंने चेक करना है, एंड कॉन्टेक्स्ट इज द पॉलिसी, रेगुलेशन, राइट. तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मैं इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकता हूं फॉर LLM कि यार इस कॉन्टेक्स्ट में देख के बताओ कि ये क्लॉज
किसी काम की है, कोई वायलेट तो नहीं कर रही, राइट? तो वी कैन पुश दैट इंफॉर्मेशन इन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट में पुश कर सकता हूं इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी कंपनी का डेटा भी कॉन्टेक्स्ट में पुश कर सकता हूं, राइट? तो आई कैन पुश माई एचआर पॉलिसी एवरी टाइम समवन आस्क, मैं एचआर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट साथ थ्रो कर दूंगा कि यार मुझे लीव ऑथराइज है कि नहीं है, साथ ही डॉक्यूमेंट उठाया, पूरा कॉन्टेक्स्ट में पेस्ट कर दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लेंथ तुम्हारे पास हजारों टोकन में है, राइट? बट देन देयर इज लिमिट टू दिस कॉन्टेक्स्ट विंडो एज वेल। तो इस कॉन्टेक्स्ट लेंथ की कोई लिमिट है। मेरी पॉलिसी अगर 300 सफों की है, तो मैं कौन से 300 सफे डालूं या सारे के सारे हर दफा डाल दिया करूं, राइट? तो हो सकता है कि सवाल पीछे रह जाए और पूरी कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो है वो 300 सफों की किताब ही खा जाए, राइट? तो यूजर कहेगा भी जवाब ही नहीं आया, कहेंगे भाई सारी कॉन्टेक्स्ट लेंथ तो किताब ने खा ली है, तो जवाब कहां से लेके आए, राइट? तो ना इंस्ट्रक्शन की जगह बची, ना सवाल की जगह बची, ना इनपुट की जगह बची, इंस्ट्रक्शन की, कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ हमने डाल दिया था। सो नॉट स्केलेबल एज वेल। तो ये जस्ट सम पैरामीटर्स, आई विल शेयर द स्लाइड विद यू, यू कैन सी दैट। तो कॉन्टेक्स्ट लेंथ बढ़ तो रही है, बट देयर इज लिमिट टू इट। So we want to make a way where we can augment this language model, and that augmentation is in our control as well, somehow in our control कि क्या augment करना है, हम उसको डायनामिकली आइडेंटिफाई कर सकें कि इस सवाल में क्या चीज की जरूरत है और मैं वो चीज कहीं से ले आऊं और लैंग्वेज मॉडल को पास कर दूं, राइट? मेक सेंस? तो दिस इज व्हाट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन डज। तो रैग का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। टोटल 10 लाइनों का कोड है, कोई लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं है, और टोटल 4 डब्बे हैं। 4 डब्बों में सबसे इंपॉर्टेंट डब्बा इज ऑन द लेफ्ट, दैट इज एम्बेडिंग। तो हम करते क्या है कि आपके पास एक एंटरप्राइज डेटा है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, वेब पेजेस हैं, राइट? तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वेब पेजेस हैं, वट एवर डेटा यू हैव, टेक्सचुअल डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो आप उनको चंक्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे उनके टुकड़े कर दें। एक डॉक्यूमेंट है 100 सफों का, तो आप उसके 400 वर्ड के चंक्स बना लेंगे, राइट? हर चंक की आप एम्बेडिंग जनरेट कर लेंगे। ये जो नीचे जो ग्रीन बॉक्स है एम्बेडिंग्स का, एम्बेडिंग ये वही है जो कि हमने डेंस एम्बेडिंग पढ़ी थी। थोड़ा सा फर्क ये है कि वो डेंस एम्बेडिंग थी वर्ड एम्बेडिंग्स, ये एम्बेडिंग्स हैं सेंटेंस एम्बेडिंग। तो ये पूरे के पूरे जुमले को एम्बेड कर रही हैं, अनलाइक वर्ड टू वेक या बर्ट बेस जो कि एक एक लफ्ज को एम्बेड करती हैं। तो हम चंक्स के जितने सेंटेंसेस हैं उनको एम्बेड करके एक वेक्टर स्टोर में पुश कर देते हैं, जो कि ऑरेंज बॉक्स है। वेक्टर स्टोर उसी तरह से है जिस तरह आपका डेटाबेस है, MySQL का डेटाबेस है और रिलेशनल डीबी है, तो उसमें टेबल्स के अंदर, रोज के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। ये जो वेक्टर स्टोर है इसके अंदर एम्बेडिंग की लिस्ट पड़ी हुई। तो जो कुछ आप एम्बेड करते जा रहे हैं वो इस वेक्टर स्टोर में पुश करते जा रहे हैं। तो आप वेक्टर स्टोर से क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्बेडिंग जब होती है तो एक वेक्टर बन जाता है, वो न्यूमेरिकल सा वेक्टर बन गया। तो आपने एक एन डायमेंशनल, उसकी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, 300, 400, 500, 12,000, एनी डायमेंशन वेक्टर, जो भी वो एम्बेडिंग बना रहे हैं आप, तो वो आप वेक्टर स्टोर में पुश करते जाएंगे। तो आपने ये करते करते अपने पूरे एंटरप्राइज का डेटा, तमाम टेक्सचुअल डिटेल वेक्टर स्टोर में पुश कर दी, राइट? So you have now a repository that is your whole embedded documents. अब जब यूजर की क्यूरी आती है तो आप उसको उसी एम्बेडिंग मॉडल से गुजारते हैं जिससे आपने डॉक्यूमेंट एम्बेड किया, अपने चंक्स को एम्बेड किया, राइट? तो वेक्टर स्टोर जो है, जिस तरह से आपका रिलेशनल डेटाबेस सिलेक्ट स्टैटिक वाली क्यूरी समझता है, तो वेक्टर स्टोर जो है वो कंपैरिजन करना जानते हैं कि अगर एक एम्बेडिंग आ गई है तो उसे मिलती जुलती एम्बेडिंग कैसे लेके आनी है। तो दे आर प्रोग्राम टू फाइंड सिमिलर एम्बेडिंग्स टू योर क्यूरी। तो जब हम क्यूरी की एम्बेडिंग जनरेट करते हैं वो हम वेक्टर स्टोर में से सर्च करते हैं। हम कहते हैं यार इस सवाल से मिलती जुलती तमाम एम्बेडिंग्स उठा के ले आओ, राइट? वो कितनी लेके आनी है वो हमारे कंट्रोल में है, टॉप 3 लानी है, 5 लानी है, 10 लानी है, 15 लानी है, कितनी चंक्स उठा के लानी है। तो जब हम वेक्टर स्टोर से गुजरेंगे तो हमें इस क्यूरी के अगेंस्ट मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स में से 10 चंक, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप के को 10 लिखा हुआ है, तो वो 10 चंक रिट्रीव हो जाएंगे वेक्टर स्टोर से, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एचआर की अपने लीगल के पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चंक करके डाल दिए, और क्वेश्चन है कि जी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन इन दो कंपनीज के दरमियान है, क्या ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल। तो जो उसके अंदर की पॉइंट्स होंगे कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फॉर दिस मच इक्विटी, राइट, या हम इतने प्रॉफिट पे ये करना चाह रहे हैं, और आप फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, तो क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिट के ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह की बातें चाहते हैं।
तो आपकी क्यूरी मैच हुई वेक्टर स्टोर से, इससे मिलते जुलते जितने भी चंक उसे मिले वो वेक्टर स्टोर ने निकाल के टॉप के उठाए और वो कॉन्टेक्स्ट में फीड कर दिए, जो कि ऑरेंज बॉक्स है कॉन्टेक्स्ट का। तो अब इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग ऑल ऑफ माय पॉलिसी कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ वो चंक रिट्रीव होके आ रहे हैं जो मेरी क्यूरी से मिलते हैं, राइट, जिनका कोई रेलेवेंस है मेरी क्यूरी से। ये कॉन्टेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर। और प्रॉम्प्ट क्या बनाते हैं कि यू आर एन असिस्टेंट, you give the answer to the user question based on the provided context. Here is the context. वो context में वो chunk paste कर देते हैं, answer the user question, here is the question, और वो LLM को push कर देते हैं, right? और LLM उसी context को देख के जवाब दे देता है। So this is whole retrieval augmented generation, right? Simple, कोई issue, no issue. किसने पहले किया हुआ है? 1 2 3 4, only 4 पहले कर चुके हैं, बाकी किसी ने नहीं किया हुआ। So very simple. So we are going to do that today. तो आज हम एक छोटी सी नोटबुक से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन करेंगे यूजिंग LangChain, right? So we will do a small notebook to do RAG pipeline. So let's start that. So let's start coding together. So we are going to install some libraries that we need to do this notebook. तो यहाँ पे आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ जो अनलाइक इन एडिशन टू द प्रीवियस नोटबुक लाइब्रेरीज, जो चीज इंपॉर्टेंट टू नोट है वो है यहाँ पे LangChain Chroma के नाम से। तो LangChain Chroma इज अ वेक्टर डीबी, वेक्टर स्टोर का इंटरफेस है ये LangChain का। और वेक्टर डीबी Chroma इज एन ओपन सोर्स वेक्टर डीबी विच यू कैन यूज फॉर प्रोटोटाइपिंग। छोटे मोटे काम शाम के लिए आप इस क्रोमा को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने प्रोटोटाइप वगैरह करने हैं। अगर आपने प्रोडक्शन लेवल पे जाना है तो ओपन सोर्स में क्वाड्रेंट इज अ वेक्टर स्टोर जो ट्विटर या एक्स भी इस्तेमाल करता है। और यू कैन यूज इलास्टिक सर्च, अगर किसी ने इलास्टिक सर्च पे काम किया, इलास्टिक सर्च कैन ऑल्सो बी यूज एज वेक्टर स्टोर। और अगर आप प्रोप्राइटरी पे जाएंगे तो यू कैन यूज पाइनकोन। पाइनकोन इज अ क्लाउड बेस्ड वेक्टर स्टोर जो कि क्लाउड के ऊपर होस्टेड है। आप उसकी एपीआई के थ्रू अपना सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू आल्सो हैव दीज वेक्टर स्टोर्स इन प्लेटफॉर्म्स एज वेल लाइक एज्योर। तो एज्योर का अपना वेक्टर स्टोर है, आप एज्योर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के नाम से उसका पूरा वेक्टर स्टोर है, यू कैन यूज दैट एज वेल। अगर आपके पास एज्योर की प्लेटफॉर्म की एक्सेस है, एडब्ल्यूएस के अंदर भी वेक्टर स्टोर अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट एज वेल। दैट डिपेंड्स अपॉन द यूज केस, आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। फॉर आवर यूज केस वी आर गोइंग टू यूज क्रोमा so that we are since just doing a prototyping sort of stuff. And then again we are going to, if you can copy paste these two cells from the last time, जहां पे कि हम अपनी grok की API को कॉल देंगे और उसको यूज करेंगे by setting the API key. So we have grok now. We are going to import libraries जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे in our notebook. So we have imported the libraries here. Now we are going to define the language model exactly like last time. जिस तरह से हमने लास्ट टाइम LangChain बेसिक्स की नोटबुक में किया था, तो हम उसी तरह से चैट ग्रॉक की एपीआई को कॉल करके अपने LLM को डिफाइन कर देंगे। वी आर गोइंग टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस नोटबुक इज कि हम एक वेब पेज को रियल टाइम में क्रॉल करेंगे, और नॉट क्रॉल, स्क्रैप करेंगे, और उसके टेक्स्ट को स्क्रैप करके उसके ऊपर चैटबॉट बनाएंगे, राइट। तो हम जो यहाँ पे क्योंकि एक वेब पेज को स्क्रैप कर रहे हैं, so we are going to use LangChain's implementation of a web-based loader. तो ये web-based loader जो है ये web URLs को से डेटा स्क्रैप करने के लिए यूज होता है, राइट। तो LangChain ने डिफरेंट टाइप के कंटेंट के लिए डिफरेंट टाइप के लोडर्स बनाए हुए हैं। तो आपको LangChain की आप एपीआई एक्सप्लोर करेंगे फ्रेमवर्क को, तो उसमें आपको पीडीएफ लोडर भी मिलेगा, टेक्स्ट लोडर भी मिलेगा, वेब बेस्ड लोडर भी मिलेगा। तो अगर आपने पीडीएफ लोड करनी है तो यू विल यूज पीडीएफ लोडर इंटरफेस। अगर आपने टेक्स्ट फाइल से लोड करना है तो आप टेक्स्ट लोडर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने वेब यूआरएल को लोड करना है तो आप वेब यूआरएल इस्तेमाल करेंगे, वेब बेस्ड लोडर इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो हम करेंगे क्या कि हम एक वेब पेज को टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर एक चैटबॉट बनाएंगे। तो लेट्स डिफाइन आवर लोडर।
तो हम अपना लोडर डिफाइन करते हैं, विच इज वेब बेस्ड लोडर, एंड व्हाट इट डज इज इट पिक्स अप टेक्स्ट फ्रॉम द पाथ जो कि मैं उसको दूंगा। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम इसको एक पाथ दे रहे हैं, आप मल्टीपल पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी गिटहब की रिपॉजिटरी को पॉइंट कर रहा हूं, आप किसी भी वेबसाइट को पॉइंट कर सकते हैं एट योर डिस्क्रेशन। दैट कैन बी एनी वेबसाइट जहां आप डेटा चंक करना चाहते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस एज अ वेब पेज जिसके टेक्स्ट को मैं उठाऊंगा। This is an additional call that you might do or you might not do, up to you, to just pick up the text that we want. हम वो सेक्शन उठा लें जो हमें जरूरत की है, just to get the cleaner text from the web page, rather than कि हम सारा कुछ उठा लें वेब पेज। तो इस तरह की आपको बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन मिल जाएंगी। यहाँ पे हम BS4 को यूज कर रहे हैं, आपको BS4 के अलावा और इंप्लीमेंटेशन मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आपने अगर HTML से स्क्रैप करना है डेटा, तो जो दाएं बाएं की इंफॉर्मेशन है वो ना आए, सिर्फ वो एक कंटेंट आए जो कि एक्चुअली जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। तो आई एम यूजिंग दिस वन ओवर हियर, यू कैन यूज एनी इंप्लीमेंटेशन दैट यू फाइंड ऑनलाइन, और यू डोंट डू एनीथिंग। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, आप ना भी करें तो इट शुड वर्क एज वेल। तो यहाँ पे हमने एक लोडर को अभी डिफाइन किया है, अभी इस लोडर ने डेटा लोड नहीं किया। तो जब हम इस लोडर को कॉल करेंगे टू लोड, तो ये उस पेज से डेटा लोड करके ले आएगा हमारे पास। तो इफ वी वंस वी एग्जीक्यूट दिस फंक्शन docs.load, तो यहाँ पे आपके पास उस यूआरएल से टेक्स्ट पूरा एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। तो अगर आप इन डॉक्स को प्रिंट करके देखें इस वेरिएबल को, तो यू विल फाइंड आउट द होल टेक्स्ट ऑफ दैट वेबसाइट। तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा का पूरा टेक्स्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट इज अवेलेबल। तो उसने पूरा का पूरा क्रैप करके उस वेबसाइट से डॉक्यूमेंट उठा लिए हैं, राइट। तो वंस वी आर डन विद दैट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि मैंने आपको जिक्र किया था कि जब हमने अपने डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, डॉक्यूमेंट को चंकिंग करनी है, राइट। तो चंकिंग के लिए हम LangChain की इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे, विच इज नोन एज रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर। आप LangChain की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और भी स्प्लिटर मिलेंगे, जिस तरह से ये JSON स्प्लिटर है, यूआरएल स्प्लिटर, यूआरएल लोडर है, JSON स्प्लिटर है, एक कैरेक्टर स्प्लिटर भी है। डिफरेंट स्प्लिटर्स हैं, यू कैन रीड आउट कि किस तरह के स्प्लिटर के क्या फंक्शंस हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी, देयर आर डिफरेंट स्प्लिटर्स अवेलेबल। हम यहाँ पे अभी रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज कर रहे हैं, और इस रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर को यूज करने के लिए हमने इसे कुछ आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो वन आर्ग्यूमेंट इज कि मैंने कितने वर्ड्स का चंक बनाना है, राइट। तो आई नीड टू टेल कि यार कितने वर्ड्स पे चंकिंग शुरू कर दो। तो आई एम आस्किंग इट टू डू दिस चंकिंग फॉर द साइज ऑफ 1000, के 1000 करेक्टर्स की चंकिंग करके डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर दो। आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कि चंकिंग ओवरलैप भी डिफाइन कर दो। चंकिंग ओवरलैप का ये मतलब है कि अगर उसने पहला चंक उठाया 1000 का, तो अगला जो चंक है वो 1001 से नहीं शुरू होगा। अगर ओवरलैप मैंने 200 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट चंक विल स्टार्ट फ्रॉम 801, तो वो 800 से 1800 तक जाएगा, और उससे अगला जो चंक है वो 1600 से स्टार्ट होगा। तो हर चंक का और अगले चंक का एक ओवरलैप है 200 का, राइट। फायदा इसका क्या है कि अगर एक कॉन्सेप्ट यहां कहीं खत्म हो रहा था और आगे बात शुरू हो रही थी, तो वो मिस ना हो जाए कहीं। तो आपके चंक्स के आपस में जो लिंक्स हैं, क्योंकि टेक्स्ट है, हमें तो नहीं पता कौन सी बात कहां खत्म हो रही है, हमने चंकिंग जो है वो एब्सोल्यूट की हुई है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पे चंकिंग नहीं की हुई।
कि क्या बात कहाँ शुरू हुई तो उतना चंक बना दो, अगली बार शुरू हुई तो उतना चंक बना दो. वी हैवंट आस्क्ड इट टू लाइक क्लोज इट एट दैट टाइम. तो ये जो चंकिंग है दैट इज हैपनिंग ऑन एब्सोल्यूट लेवल. तो वी जस्ट स्प्लिट इट एट दैट पॉइंट एंड तो हमने जो डिफाइन किया 1000 पे स्प्लिट हो जाएगा. तो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, या वो बात खत्म नहीं हुई थी और अगली बात में चली गई थी और पिछली बात इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव एन ओवरलैप, ताकि जब रिट्रीवल हो तो वो मैच कर जाए वो वाला चंक भी, ताकि बात पूरी आ जाए कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो यहां पे हमने अपना स्प्लिटर डिफाइन किया. वी हैव जस्ट डिफाइंड द स्प्लिटर, और इस स्प्लिटर को यूज करते हुए अब हम उन डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर देंगे. तो वी विल यूज दिस टेक्स्ट स्प्लिटर एंड स्प्लिट द डॉक्यूमेंट, राइट. तो यहां पे हम नेम इज डॉक्स. तो ओवर हेयर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर दिया है. तो इफ यू वांट टू सी कि ये स्प्लिट कैसे हुआ है, तो अगर आप इस स्प्लिट्स इज एन अरे, तो अगर आप इसका 0th एलिमेंट को देखें तो हमारे पास ये नजर आ रहा है. द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि जब भी टेक्स्ट स्प्लिटर किसी डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा तो वो उसका कुछ मेटा डेटा भी सेव करेगा साथ उसके, विद एवरी स्प्लिट. तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि मेटा डेटा का टैग है, तो इट्स अ जेसॉन. एवरी स्प्लिट इज अ जेसॉन, राइट, जिसका रूट नोड है डॉक्यूमेंट. मेटा डेटा में लिखा हुआ है सोर्स, कि ये किस यूआरएल से आया था, राइट, कि ये डॉक्यूमेंट कहां से आया था, उसका सोर्स यहां पे लिखा हुआ है. उसके बाद पेज कंटेंट है कि इसके पेज कंटेंट क्या है, राइट. तो इट्स जेसॉन है. इसी तरह से हर स्प्लिट के साथ उसका सोर्स कंटेंट की एक लॉन्ग जेसॉन की लिस्ट बनी हुई है. तो हम इस कंटेंट को यूज करेंगे टू डू अ रैग पाइपलाइन. तो जब हमने चंकिंग कर ली है तो नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, एम्बेडिंग बनानी है. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट लोड द एम्बेडिंग मॉडल. तो हम एक एम्बेडिंग मॉडल पहले लोड करेंगे और उसके थ्रू फिर एम्बेडिंग कराएंगे. एम्बेडिंग मॉडल जो है वो आपको डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन मिलेंगी. स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बेडिंग मॉडल, इफ यू चेक लीडर बोर्ड, तो शायद इस वक्त ऑन टॉप हगिंग फेस का है शायद, प्रॉब्ली. अगर आपने हगिंग फेस पे ओपन एआई का एम्बेडर इज एट द टॉप आई बिलीव. यू कैन चेक आउट द लीडर बोर्ड. बट ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल जो है वो नॉट अवेलेबल फॉर ऑन प्रेमिसेस. इट्स अवेलेबल ऑन थ्रू एपीआई. तो एपीआई के मॉडल का मतलब क्या है कि जब आपने एम्बेडिंग करनी है तो आपका डेटा ओपन एआई के प्रेमिसेस में जाएगा, एम्बेड होगा और एम्बेडिंग वापस रिटर्न होगी. तो योर डेटा गोज आउट ऑफ योर एनवायरमेंट. तो अगर आपने एनवायरमेंट से बाहर डेटा नहीं फेंकना, so you can use a locally hosted embedding model. Locally hosted में there are many options. I am using this BGE base English version 1. You can use BGE large, BGE medium, इसके different variants हैं, and there are so many other on Hugging Face. तो आप लीडर बोर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं कि इस वक्त ओपन सोर्स कम्युनिटी में कौन सा embedding model is most efficient. So we are over here just downloading that embedding model. तो ये थोड़ी देर में Hugging Face की रिपोजिटरी से डाउनलोड के आपके पास आ जाएगा. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने इन स्प्लिट्स को एम्बेड करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम लैंगचेन की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, क्रोमा, विच डज बोथ ऑपरेशंस इन सिंगल कमांड. तो सिंगल एक ही कमांड में वो तमाम स्प्लिट्स की एम्बेडिंग भी जनरेट करेगा और उसको वेक्टर स्टोर में पुश भी कर देगा, राइट. तो वी आर गोइंग टू नाउ क्रिएट अ वेक्टर स्टोर. तो यहां पे अब हम एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे. तो we create a vector store and we initialize it as chroma, and we initialize this from documents. और डॉक्यूमेंट्स में आई विल टेल कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जिनको मैंने अभी स्प्लिट किया है. तो ये तमाम स्प्लिट्स जो हैं वो मेरे डॉक्यूमेंट बन गए, और इनको एम्बेड करना है वो एम्बेडिंग से जो कि मैंने अभी लोड किए हैं ऊपर. तो व्हेन दिस कमांड विल रन एंड इट विल टेक अबाउट अ मिनट और टू, 1-2 मिनट के लिए रन होगी. तो अब ये जो एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो कर क्या रहा है कि 1 बाय 1 स्प्लिट उठा रहा है, उनको एम्बेड कर रहा है और क्रोमा के स्टोर के अंदर पुश करता जा रहा है, राइट. एज ऑफ नाउ मैंने कोई यूआरएल या कोई डायरेक्टरी पाथ नहीं दिया इस क्रोमा की इंस्टेंशिएशन के टाइम पे. तो जब मैंने फ्रॉम डॉक्यूमेंट किया तो मैंने उसको पाथ नहीं दिया. आई कैन गिव अ पाथ एज वेल ओवर हियर.
राइट। अभी जब ये एम्बेडिंग हो रही है और ये वेक्टर स्टोर में पुश हो रही है तो ये इन मेमोरी है, सब कुछ ये रैम में है। ये मैं नोटबुक बंद कर दूंगा, वापस खोलूंगा तो ये सब कुछ गायब, बिकॉज इट वॉज इन द रैम। वी कैन मेंशन अ पाथ, डायरेक्टरी पाथ मैं यहां पे दे सकता हूं एम्बेडिंग करते हुए क्रोमा को कि ये मेरा डायरेक्टरी पाथ है। तो अब उस वक्त जब एम्बेडिंग होगी तो वो एम्बेडिंग करके फिजिकली एक फाइल बना के उस एम्बेडिंग स्टोर में रख देगा। उसका फायदा क्या होगा कि आपने नोटबुक खत्म कर लिया, अगर आपने उस एम्बेडिंग को अपनी ड्राइव में सेव किया हुआ है, गूगल ड्राइव के ऊपर माउंट किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपकी एम्बेडिंग वहीं से लोड हो सकती है, राइट। और जनरली प्रोडक्शन के अंदर हम यही करते हैं कि हम डायरेक्टरी पाथ देते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे आप ऑरेकल डीबी या माइस्क्ल डीबी इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक डीबी की फाइल बन जाती है बैकएंड पे, वो तो इम्प्लिसिटली बना देता है। वरना आपने सुना होगा इन मेमोरी डेटाबेसेस भी हैं बहुत सारे जो कि एक फाइल नहीं बनाते, सब कुछ इन मेमोरी रखते हैं, राइट। बैकएंड पे वो भी कोई ना कोई स्टोर रख ले होते हैं, वो एक्चुअली करते क्या है कि फाइल रखते हैं और जो ही आप लोड करते हैं तो इन मेमोरी सब कुछ उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पे वी कैन मेंशन अ पाथ फॉर दैट क्रोमा स्टोर to write it down on the file store if you want to, otherwise as of now ये सब कुछ रैम के अंदर राइट हो रहा है, राइट। तो जब हमने एम्बेडिंग कर ली है, once we are done with the embedding, तो हम और क्या काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने एक स्टोर के अंदर भी डाल दिया, अब क्या करना है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाना है। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी पहले मैं बनाऊंगा और दूसरा काम हमने ये भी करना है कि हमने ये भी बताना है कि ये रिट्रीवर है, इस स्टोर से लेके आना है। अभी तो स्टोर के अंदर डेटा गया, मैंने अभी मॉडल को ये भी बताना है कि यहां से उठा के लाना है। तो मैं अपने इस वेक्टर स्टोर को इनिशियलाइज करूंगा कि यू आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिट्रीवर फॉर माई लैंग्वेज मॉडल। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ रिट्रीवर based on this vector store and I ask it to act as a retriever, right? So now in this variable जो मैंने अभी इनिशियलाइज किया है, that vector store is now mapped as a retriever of embeddings. तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसको जब मैं क्यूरी पास ऑन करूंगा ये उसकी बेसिस पे मुझे चंक्स जो मिलते जुलते हैं वो रिटर्न करके ला के देगा, राइट। तो वंस वी आर डन विद दिस, हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर ली हैं। So we are now going to define a prompt template. So prompt template define करने के different तरीके हैं, right? एक तरीका तो ये है जो कि हमने पिछली नोटबुक में किया था, where we defined our own template, right, and use that. So just to give you an extra way of loading a template, तो templates की एक ऑनलाइन रिपोजिटरी भी बनी हुई है। तो हर चीज का टेम्पलेट आपको सोचने की जरूरत नहीं, यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर डिफरेंट टेम्पलेट्स एंड यूज देम एज पर योर यूज केस एंड डाउनलोड देम। उनमें से एक रिपोजिटरी है जो कि लैंगचेन होस्ट कर रहा है, विच इज नेम एज लैंगचेन प्रॉम्प्ट हब। तो लैंगचेन ने प्रॉम्प्ट हब के ऊपर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जो कि कम्युनिटी ने बनाए हुए हैं, होस्ट किए हुए हैं, एंड यू कैन यूज दोज प्रॉम्प्ट्स इन योर एनवायरनमेंट। जस्ट डाउनलोड करें लैंगचेन की वेबसाइट से और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पे लैंगचेन की प्रॉम्प्ट हब की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके एक रैग का प्रॉम्प्ट फेच करेंगे फ्रॉम दैट हब, राइट। बट टू डू दैट वी नीड दैट प्रॉम्प्ट हब इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे पास वो इंटरफेस या लाइब्रेरी होनी चाहिए। so we import, sorry typo, so we import that prompt hub library and from here we just need to define few variables, environment variables to use that prompt hub। क्योंकि ये ऑनलाइन कॉल जानी है लैंगचेन के प्लेटफॉर्म को, तो हमने लैंगचेन के या किसी भी प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए वी नीड एन एपीआई एक्सेस। तो लैंगचेन पे आप खुद जाके अपने अकाउंट से एपीआई कोड जनरेट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग माय एपीआई कोड राइट ओवर हियर। तो यहां पे हमने एक एपीआई कोड डिफाइन कर दिया टू कॉल दैट प्रॉम्प्ट हब and we are going to pull the prompt hub with the prompt of rag from that prompt hub. So you can look up that hub online. If you just search LangChain prompt hub तो आपको URL पे ले जाएगा। तो वहां से हम पुल करेंगे
रैग का एक प्रॉम्प्ट, राइट। तो ये एक प्रॉम्प्ट किसी कम्युनिटी वाले ने वहां पे प्रॉम्प्ट पुश किया हुआ है, तो इट्स अ वेरी बेसिक रैग प्रॉम्प्ट। तो अगर आप जिस प्रॉम्प्ट को फेच करते हैं, इफ यू सी ओवर हेयर, इफ आई शो यू दिस प्रॉम्प्ट कि ये क्या है प्रॉम्प्ट के अंदर, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये प्रॉम्प्ट टेम्प जो मैंने डाउनलोड किया है, इट्स एक्चुअली अ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो कि हम पिछली नोटबुक में खुद बना रहे थे। ये हमें बना बनाया एक टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। और इसके अंदर प्रॉम्प्ट क्या है, यहां पे ये ह्यूमन मैसेज है प्रॉम्प्ट के अंदर, और उसमें उसे वही डायनामिक दो वेरिएबल्स पास हो रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट और एक क्वेश्चन। और उसको इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है, यू आर एन असिस्टेंट फॉर क्वेश्चन एंड आंसरिंग टास्क, use the following pieces of retrieved context to answer the question. If you don't know the answer, just say you don't know. Use 3 sentences maximum and keep the answer concise. ये क्वेश्चन है और ये कॉन्टेक्स्ट है, एंड जनरेट द आंसर, राइट। तो इन सो मेनी प्लेन वर्ड्स हमने उसे बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सामने रखते हुए यूजर के क्वेश्चन का आंसर कर दो। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज, if you don't know the answer, just say you don't know. अगर आप यहां पे चाहते हैं कि एलएलएम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को देख के आंसर करे, तो ऐड दिस सेंटेंस। अगर आप चाहते हैं कि एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट में जवाब मिलता है तो वहां से दे दे, नहीं है तो अपनी नॉलेज पे जवाब दे दे, तो यू कैन राइट इट दैट वे। आप लिख सकते हैं कि इफ द आंसर इज नॉट अवेलेबल इन द कॉन्टेक्स्ट, यूज योर ओन नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो यू कैन प्रॉम्प्ट इट दैट वे। आप चाहते हैं कि नहीं हमेशा कॉन्टेक्स्ट से जवाब दो, तो आपने यहां पे लिख दिया इफ यू डोंट नो द आंसर, इफ द आंसर इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट, जस्ट से यू डोंट नो द आंसर। तो एलएलएम विल टेल यू, अगर आप उससे कोई अनरिलेटेड सवाल पूछेंगे या कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, तो कह देगा जी सॉरी आई कैन नॉट फाइंड द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो दैट प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेजी बहुत मैटर करती है। तो द वे यू राइट द प्रॉम्प्ट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो आपने क्या प्रॉम्प्ट लिखा है, दैट मैटर्स अ लॉट, कि आपने किस तरह से प्रॉम्प्ट को डिफाइन किया, उस प्रॉम्प्ट का इफेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट हम सिर्फ एक लाइन ऑफ, एक छोटा सा मेथड डिफाइन कर रहे हैं, जस्ट टू फॉर्मेट के जो चंक जा रहा है वो पेज कंटेंट उसके मर्ज होके चले जाएं। तो जितने डॉक्यूमेंट रिट्रीव हुए हैं, क्योंकि हमने जब रिट्रीवर को वेक्टर स्टोर से कॉल किया, तो हो सकता है उसने 4 चंक्स वापस रिटर्न किए, तो हम यहाँ पे उन चंक्स को कंकैटिनेट करके आपस में बैकस्लैश एन 2 दफा डाला हुआ है कि न्यू लाइन 2 ऐड करके, एक चंक 2 लाइन ब्लैंक लाइन, फिर दूसरा चंक 2 ब्लैंक लाइन, तीसरा चंक एंड सो ऑन। तो जितने चंक आए उन सबको कंकैटिनेट करने के लिए एक मेथड डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, इस मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे इन द प्लेन लैंगचेन चेन, जो हमने लास्ट टाइम की थी, कि हमने चेनिंग के थ्रू डिफरेंट टास्क अचीव किए थे। तो अब हम एक चेन बनाएंगे जिसमें हम रैग परफॉर्म करेंगे। तो इस चेनिंग को हम डिफाइन करेंगे यूजिंग द सेम ओल्ड LangChain chain. So we define this RAG chain as it will start from fetching the context. तो ये context लेके आएगा। ये context कहां से आएगा? context कहां से आना है? रिट्रीवर से। तो जो हमने रिट्रीवर डिफाइन किया है, वहां से ये context उठा के लाएगा। जो भी हमने इंफॉर्मेशन पास किया उसकी बेसिस पे रिट्रीवल कॉल होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हुआ है, सबसे पहले रिट्रीवल होना है। तो यहां पे हमने चेन में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन प्लेस कर दी, राइट। जब हमारे पास रिट्रीवल से इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हम उसको फॉर्मेट डॉक के इस मेथड से वी आर जस्ट कंकैटिनेटिंग ऑल दोज रिट्रीव को चंक्स, उनको हमने एक स्ट्रिंग बना दी बहुत लंबी चौड़ी सी, राइट। और साथ ही हम क्वेश्चन पुश कर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हम पुश करेंगे जो कि यूजर क्वेश्चन पोस्ट करेगा, इस चेन को भेजा जाएगा। तो चेन को जो इनपुट आ रही है वो आ रही होती है, जब हम, क्योंकि डायनामिक इनपुट है, तो LangChain उसको कहता है रनेबल पास थ्रू, दैट इट विल बी पास्ड व्हेन दिस चेन विल बी एग्जीक्यूटेड, इट विल बी सेंट टू दिस चेन। तो वी मेंशन के इट विल बी अ रनेबल मैसेज दैट विल बी पास्ड थ्रू द चेन।
राइट। तो यहां पे हमने रनेबल पास थ्रू में उस मेथड को डिफाइन कर दिया कि ये क्वेश्चन पुश होगा। जब ये मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया और मेरे पास क्वेश्चन आ गया, आई विल थ्रो दिट, अगली चेन में मैं उसको पास ऑन कर दूंगा प्रॉम्प्ट को। तो वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है वो कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन को एम्बेड करेगा टेम्पलेट में और मॉडल को पास कर देगा। मॉडल के बाद क्वेश्चन आ गया, वो उसका जवाब निकालेगा और आंसर जनरेट कर देगा। राइट। तो ये मेरी छोटी सी चेन जो है ये रैग पास कर रही है, रैग परफॉर्म कर रही है। तो इफ आई वांट टू चेक दिस चेन कि ये चेन कैसे रैग करती है, तो आई कैन जस्ट इन्वोक दिस, जिस तरह से हमने लास्ट नोटबुक में देखा था कि हम इन्वोकेशन कर सकते हैं। तो यू कैन इन्वोक दिस चेन एंड आस्क इट लाइक व्हाट आर, क्योंकि ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लोड किया है ये एक ब्लैंक चेन एजेंट्स के बारे में है या जर्नी एलएलएम एजेंट्स के बारे में है। तो मैं उससे पूछ सकता हूं व्हाट आर सिस्टम एजेंट्स, एंड इफ आई इन्वोक दिस so it will tell me about the system agent, right? So now this response is based on the context that was retrieved from the vector store, right? If I ask it, let's see what it says. So if I ask it who is USA president right now, so should it answer? Because हमने उसे prompt किया हुआ है कि आंसर नहीं करना। I don't have the information about current USA president as it is not provided in the context, right? So just by prompting, we have locked that information access to the language model. But then remember कि ये control prompting से हो रहा है. It can actually, in some cases, also show this information. वो जवाब दे भी सकता है अगर मैं घुमा फिरा के बात करूं। तो मैं बात ऐसे अगर कर लूं कि मैंने यहाँ पे एजेंट्स के बारे में किया था, तो मैं कहूँ जी मैं एजेंट्स के बारे में एक सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ और वहां पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसके अंदर मैंने ये डालना था कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है। तो इट माइट आंसर, राइट। शायद उसे कॉन्टेक्स्ट में ना मिले तो शायद कहते नहीं। दूसरी चीज की थिंग टू नोट हियर इज के इन कॉन्टेक्स्ट एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? तो इन कॉन्टेक्स्ट एबिलिटी का डिपेंडेंसी इज ऑन द टाइप ऑफ मॉडल यू यूज। दैट मीन्स रैग की परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल यू यूज। आप ओपन एआई से रैग कराएंगे तो शायद बहुत कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब भी यूं करके देगा। आप ओपन एआई को 50 चंक थ्रो कर देंगे, दैट मीन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो क्वेश्चन था वो शायद उसमें से किसी एक चंक की 2 लाइनों में लिखा हुआ था, तो ओपन एआई फिर भी जवाब ला के दे दे, बिकॉज उसकी इनकॉन्टेक्स्टिबिलिटी बहुत अच्छी है। वो उन 50 चंक में से भी वो लाइन ढूंढ के आपको जवाब निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आप कोई और शायद ओपन सोर्स या छोटा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है और आप उसे 50 चंक थ्रो कर दें और सवाल का जवाब कहेंगे लेके आ जाओ, तो शायद वो जवाब ना दे। वो कह दे जी सॉरी आई कुड नॉट फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट, जबकि आप कॉन्टेक्स्ट खोल के देखेंगे तो वहां इंफॉर्मेशन पड़ी होती, राइट। तो डिपेंडेंसी या बॉटलनेक दो हैं रैग के अंदर। वन इज हाउ गुड योर वेक्टर स्टोर इज टू फाइंड दैट सिमिलर चंक बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ये वेक्टर स्टोर की एबिलिटी है कि सवाल से मैचिंग चंक रिट्रीवल कितना अच्छा हो रहा है। और दूसरी बॉटलनेक इज लैंग्वेज मॉडल, कि वो लैंग्वेज मॉडल कितना अच्छा है कि उन 10 चंक में से या 15 चंक में से या 5 चंक में से आपके काम की बात को निकाल के जवाब बना के दे रहा है, राइट। So that is why evaluation of these RAG pipeline matters a lot, right? We can also see कि इस सवाल के जवाब को लाने के लिए लैंग्वेज मॉडल ने क्या कुछ किया था, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं यही सवाल पे देखना चाहता हूं कि रिट्रीवल क्या हुआ था, तो आई कैन आई थिंक डू retriever dot invoke. So now this is showing me कि vector store से for this current question कौन कौन से चंक रिट्रीव हुए थे, राइट। तो यू कैन सी ओवर हेयर कि मेरे इस एजेंटिक सवाल के जवाब देने के लिए 1 2 3 4 4 चंक्स वर रिट्रीव्ड,
और ये चंक में से इनके कंटेंट जो है वो एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके सेंड कर दिए गए थे और उसने उसकी बेसिस के ऊपर मुझे जवाब बना के दे दिया। तो इवैल्यूएशन जब आपने करनी होगी, अगर आप अपनी एंटरप्राइज के लिए एक ऐप बना रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं लॉग करते रहें। किस सवाल के जवाब में क्या चंक आए थे, राइट? और जवाब भी लॉग कर लें। वो तो आप लॉग कर ही रहे होंगे कि सवाल का जवाब जो आया था वो भी लॉग कर रहे हैं, ताकि हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप एक पूरी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, या आपको कंप्लेंट आए कि जी आंसर्स ठीक नहीं आ रहे, तो यू हैव अ लॉग अवेलेबल विद यू कि यार ये सवाल था, ये चंक रिट्रीव हुए थे, एलएलएम को कॉल गई तो उसने ये जवाब निकाल के दिया। तो अगर इंफॉर्मेशन चंक में नहीं है, तो या मसला, अगर चंक में इंफॉर्मेशन पड़ी थी और आंसर नहीं आया, तो मसला या प्रॉम्प्ट में है या एलएलएम के साथ है, राइट? और अगर सवाल का जवाब नहीं आ रहा, आप लगे हुए एलएलएम की प्रॉम्प्ट ठीक करने, पता लगा रिट्रीवल ही नहीं हुआ था, चंक ही नहीं रिट्रीव हो के आया, तो एलएलएम बेचारा कहां से जवाब लेके आएगा, राइट? तो यू हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग। यहां पे जो आपने लॉगिंग करनी है उसमें लाजमी नहीं कि आप पूरे पूरे चंक उठा के सेव करते रहें। So if you see over here, you can see that this ID over here. तो ये जो ID है, ये एग्जैक्टली काउंटर पार्ट है जिस तरह से आप रिलेशनल डीबी में प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। तो ये एक यू आईडी है। यू आईडी से क्या बनता है? पूरा बताएं क्या बनता है। और दो यू हैं, एक यू तो हो गया, दूसरा यू क्या है? एक यू आईडी होती है और एक जीयू आईडी होती है। व्हाट इज यू आईडी एंड व्हाट इज जीयू आईडी? यू आईडी इज यूनिवर्सली यूनिक, और जीयू आईडी क्या है जी? फर्क क्या है दोनों में? इट्स जस्ट द मैटर ऑफ साइज ऑफ दैट आईडी। ग्लोबली यूनिक का मतलब है कि दुनिया में यूनिक है, राइट? तो इसीलिए उसकी लेंथ कम होगी। आप जीयू आईडी जनरेट करेंगे तो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी होगी। इसका मतलब है कि एक लिमिट है जीयू आईडी जनरेट करने की, कुछ हफ्ते बाद एक्सपायर हो जाएंगी। यूयू आईडी में लेंथ ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि लगे रहेंगे तो अगले 100 साल तक नहीं एक्सपायर होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने साल नहीं होगी, बट मिसाल के तौर पर, तो ये एक यूयू आईडी है। अगर आपने लॉगिंग करनी है तो वेक्टर स्टोर में हर चंक को एक यूनिक आईडी मिल जाती है जो ही आप उसे चंक वेक्टर स्टोर में पुश करते हैं। तो यू जस्ट नीड टू लॉग दिस यूयू आईडी। इस क्वेश्चन के अगेंस्ट ये 4 यूयू आईडी रिट्रीव हुई थी और ये जवाब बना था, और बाद में आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ यार जवाब ठीक था, नहीं था, गलत था तो क्यों था, चंक मसला कर रहा था, प्रॉम्प्ट मसला कर रहा था, एलएलएम मसला कर रहा था, राइट? तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नो दैट व्हाई RAG is not performing. You have to. It's very difficult to evaluate RAG, and you know why. क्योंकि you can understand why. क्योंकि everything is dependent upon context, prompt, LLM, retrieval, so many factors. कोई एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम नहीं है कि किसकी वजह से मसला हो रहा है, राइट? क्वेश्चन गलत फ्रेम था, राइट? तो इन सारी चीजों को हम मिटिगेट कर सकते हैं। जी जी, देयर आर मेनी ऑप्शन। जनरली लोग रेडिस को यूज कर रहे होते हैं। आप रेडिस का स्टोर इसके साथ हुकअप कर दें और रेडिस में पुश करना शुरू कर दें। मोंगो डीबी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप मोंगो में पुश करना शुरू कर दें। दैट्स अप टू यू। जनरली आपको ओपन सोर्स लैंगचेन की इंप्लीमेंटेशन भी मिल जाएंगी जो पूरी की पूरी इसको लॉक कर रही होती है। यस, देयर आर ऑप्शन। वो उसको हम कहते हैं कैशे बेस्ड प्रॉम्प्ट कैशिंग। तो आप कैशेज भी बना सकते हैं, बट दैट रैग के अंदर दैट्स अ बिट चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग है? कि मैंने एक कैशे करके रखा हुआ है, कल इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, तो दैट कैशे इज एक्चुअली यूजलेस फॉर मी। क्योंकि आपका वेक्टर स्टोर स्टैटिक तो नहीं है, कंपनी की इंफॉर्मेशन रोजाना चेंज हो रही है। आपने लीव पॉलिसी डाली, आपने एचआर का डेटा डाला उसके अंदर, या आपने अपनी रेगुलेशंस डाली हैं, वो रेगुलेशन चेंज हो गई हैं। इफ यू हैव अ हाई कॉन्फिडेंस कि आपका वेक्टर स्टोर 6 महीने तक भी चेंज नहीं होता, तो कैशे मेक सेंस दैट फॉर दीज क्वेश्चन ओनली दीज चंक्स शुड बी रिट्रीव, तो यू कैन मेंटेन अ कैशे। कैशिंग की फंक्शनैलिटी आपको ये फ्रेमवर्क दे देते हैं। LangChain बाय डिफॉल्ट कैशिंग आपको सपोर्ट कर देगा। यू डोंट हैव टू, यू कैन इंप्लीमेंट योर ओन कैशे एज वेल, बट LangChain भी दे रहा होता है। बट देन यू मस्ट इवैल्यूएट किस यूज के लिए, यूज केस में कैशे वुड मेक सेंस, किस यूज केस में कैशे वोंट मेक सेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आर्टिकल्स के ऊपर या टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स के ऊपर रैक करते हैं कि आज क्या क्या आर्टिकल पब्लिश हुए, तो कैशे वोंट वर्क। आज नए आर्टिकल आ गए हैं तो अब आपने उस पर चैट करनी है, तो योर कैशे इज आउटडेटेड, क्योंकि आपने तो चैट ही लेटेस्ट पे करनी होती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यूज केस, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एज ऑफ नाउ
हमने रैग की इम्प्लीमेंटेशन की थी। इट वॉज अ वेरी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन जिसमें क्वेश्चन आता था, उसका जवाब निकलता था, उसके चंक्स रिट्रीव होते थे और चंक की बेसिस पे हम एलएलएम को पास करके जवाब निकाल लिया करते थे। प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे मसले हमने जैसे डिस्कस किया कि चंक ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्वेश्चन ठीक था कि नहीं था, प्रॉम्प्टिंग ठीक हो रही थी कि नहीं हो रही थी, राइट? सो देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स। तो इन सब को हैंडल करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज। तो सबसे जो चीज हम अभी स्टडी करेंगे वो है कि हम रिट्रीवल कैसे बेहतर कर सकते हैं, राइट? कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो चंक रिट्रीव होके आ रहे हैं वो अच्छे हैं, वो दे आर क्वालिटी, सो दैट माय मॉडल कैन आंसर। मेरे मॉडल को, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मॉडल के पास अगर कॉन्टेक्स्ट पहुंच जाएगा तो जवाब दे देगा। तो आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन के रिट्रीवल ठीक हो जाए। अगर रिट्रीवल ठीक हो जाएगा तो आंसर भी ठीक आ जाएगा। तो रिट्रीवल को ठीक करने के देयर आर मेनी वेज दैट LangChain provides. So if you go on LangChain's website, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिट्रीवर नजर आएंगे। तो these are advanced retrieval types. वेक्टर स्टोर अभी हमने यूज किया, पेरेंट डॉक्यूमेंट, मल्टी वेक्टर, सेल्फ क्यूरी, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन, टाइम वेटेड, मल्टी क्यूरी, ensemble, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। तो आई डू इनकरेज यू कि डू गो एंड जस्ट रीड के ये रिट्रीवल क्या क्या कर रहे हैं, राइट? बिकॉज एवरी रिट्रीवल हैज देयर ओन strengths and weaknesses, उनके फायदे और नुकसानात हैं। What we are going to do is we are going to try one or two out of them. So let's try one example of that, that is multi-query retrieval. Multi-query retrieval क्या है और वो कैसे काम करता है, तो we are going to see that. तो हम करेंगे क्या कि जो हमने स्प्लिट्स बनाए थे पहले, हम उन्हीं स्प्लिट्स को एक दोबारा से वेक्टर स्टोर में पुश करते हैं, right? So we are going to push the same splits again to the vector store with one change over here, और वो चेंज है कि हमने कलेक्शन का नाम ऐड कर दिया है। So we have added a name of collection. तो ये जो कलेक्शन का नाम है, just to tell you about it, कि vector store is just like a database. तो कलेक्शन का नाम, कलेक्शन is sort of a counterpart of schema in a database. जब आप एक डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो आप उसमें 10 स्कीमा बना सकते हैं, राइट? डेटाबेस एक ही है, स्कीमा 10 चल रहे हैं, तो आप वेक्टर स्टोर में भी मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन आपकी एचआर की है, एक कलेक्शन आपकी फाइनेंस की है, एक कलेक्शन आपकी लीगल की है, सारों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पड़े हुए। अगर आपका बिजनेस केस ऐसा है कि इन सबको मैंने अलग अलग रखना है, और बिजनेस केस ऐसा नहीं है कि सबको इकट्ठा करना है, तो आप एक ही कलेक्शन में डाल सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे हम एक कलेक्शन बना रहे हैं जो कि, जिसको हमने रैग प्राइवेट का नाम दे दिया है कि ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की कलेक्शन हमारी बन गई है। तो मल्टी क्यूरी रिट्रीवल जो है, एज द नेम सजेस्ट, दैट queries on multiple questions, right? But how does it get multiple questions? यूजर तो मल्टीपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम मल्टी क्यूरी रिट्रीवल में करते क्या है कि हम एलएलएम को ही इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन के मल्टीपल वेरिएंट्स बना लेते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल, वजह हम ये क्यों करते हैं, हो सकता है कि यूजर उतना एक्सप्रेसिव क्वेश्चन ना पूछ सके। जाहिर बात है, यूजर इतना लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के साथ सवाल नहीं करेगा। इट विल आस्क जस्ट टेल मी द लीव पॉलिसी, राइट? तो हम मॉडल को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि यार इसके डिफरेंट वेरिएंट बना लो। वेरिएंट क्यों बना लो? कि लीव पॉलिसी का बारे में तो हम उसके वेरिएंट बनाएंगे कि एक्सप्लेन व्हाट इज द लीव पॉलिसी फॉर फॉर गोइंग अब्रॉड, राइट? जबकि यूजर ने पूछा था कि आई नीड अ लीव फॉर गोइंग अब्रॉड, व्हाट इज द पॉलिसी। तो हमने इसके वेरिएंट बना लिए। वेरिएंट बनाने से फायदा क्या होगा कि हमारा जो वेक्टर स्टोर को जो उसने कंपैरिजन करने हैं क्वेश्चंस के, उसको अब ज्यादा ऑप्शन मिल गई हैं। so it will be may be able to find that particular chunk in a better way rather than matching it with one question. अब वो 5 से मैच कर रहा है और इन पांचों में से जो टॉप चंक है हमें वो रिटर्न कर रहा है, राइट? so that brings much more power to our retrieval. तो हम रिट्रीवल के लिए भी, मल्टी क्यूरी करने के लिए भी हम एलएलएम को ही इस्तेमाल करेंगे। So we are going to build a prompt that will actually generate, that will actually ask a language model कि ये क्वेश्चन है, इसके 5 वेरिएंट्स जनरेट कर दो। दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे
which will be that you are an AI language assistant. Your task is to generate 5 different versions of the given user question. Right? तो हमने सिंपल ये प्रॉम्प्ट बनाया और नीचे हमने यूजर का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया और इस प्रॉम्प्ट को अब हम पुश कर देंगे अपने रिट्रीवल को, राइट? तो हम जब अपने रिट्रीवल को पुश करेंगे तो वी आर गोइंग टू नाउ क्रिएट अ मल्टी क्यूरी रिट्रीवल। तो पहले हमने जो रिट्रीवल क्रिएट किया था वो हमने वेक्टर स्टोर से क्रिएट किया था। वेक्टर स्टोर जो था वो क्रोमा का वेक्टर स्टोर हमने इनिशियलाइज किया और सिंपल डायरेक्टली वेक्टर स्टोर को एज अ रिट्रीवर लोड कर लिया था। तो एवरीथिंग वाज डायरेक्टली गोइंग टू वेक्टर स्टोर। अब हम वेक्टर स्टोर को डायरेक्ट एज अ रिट्रीवर लोड नहीं करेंगे, अब हम लैंगचेन की एक लाइब्रेरी के थ्रू रिट्रीवर को इनिशियलाइज करेंगे। तो वो लाइब्रेरी जो है वो हमने ऊपर इंपोर्ट कर ली हुई थी जब हमने बहुत सारी लाइब्रेरीज यहां इंपोर्ट की थी। तो यहां पे हमने ये मल्टी क्यूरी रिट्रीवर को इंपोर्ट किया हुआ है, राइट? So we are going to use this multi-query retriever now to act as our retriever. तो ये जो multi-query retriever है मैं यहां पे अब उसको इनिशियलाइज करूंगा एज अ retriever। तो मेरा क्यूरी जो प्रॉम्प्ट की क्यूरी है वो बन चुकी है। तो आई एम गोइंग टू नाउ क्रिएट अ multi-query retriever। तो ये जो मेरा रिट्रीवर है इट इज multi-query retriever which will actually generate multi-query from the language model। अब ये रिट्रीवर जो है वो पहले वेक्टर स्टोर से रिट्रीवल डायरेक्ट हो रहा था, क्वेश्चन वेक्टर स्टोर को जा रहा था और वहां से जवाब आ रहा था। मल्टी क्यूरी रिट्रीवर में देयर इज वन स्टेप बिफोर दैट, और वो ये है कि ये मल्टी क्यूरी रिट्रीवल पहले एलएलएम को कॉल करेगा, 5 वेरिएशन जनरेट करेगा और फिर रिट्रीवल करेगा, राइट? तो यहां पे हमने उसे सिर्फ ये बताना है कि तुमने वेक्टर स्टोर कौन सा यूज करना है। तो हमने जो वेक्टर स्टोर अभी इनिशियलाइज किया है हम उसी को एज अ रिट्रीवर यूज करेंगे, राइट? तो हमने ये वेक्टर स्टोर एज अ रिट्रीवर यूज किया और हमने उसे बताया कि तुम एलएलएम कौन सा यूज करोगे, तो यू कैन यूज एनी लैंग्वेज मॉडल, हमने ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ है। और साथ हम उसे बताएंगे कि तुमने प्रॉम्प्ट कौन सा यूज करना है, तो हमने जो ऊपर क्यूरी प्रॉम्प्ट बनाया है वी आर गोइंग टू यूज दैट क्यूरी प्रॉम्प्ट। तो विद दिस कमांड हमने अब एक मल्टी क्यूरी रिट्रीवर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल इनिशियलाइज कर दिया है, राइट? एंड जस्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड हम थोड़ी सी लॉगिंग भी अनेबल कर लेते हैं। तो जितने भी आपके जर्नल फ्रेमवर्क्स हैं दे डू जनरेट लॉग्स, मतलब वो जब फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, आप भी जब कोडिंग करते हैं तो आप अपने सिस्टम लॉग, एडमिन लॉग, सारी की सारी एरर लॉग बना रहे होते हैं। तो इसी तरह से लैंगचेन के अंदर भी सारी की सारी लॉग बन रही है। जब आपकी लॉगिंग हो रही होती है तो आपके कंट्रोल में होता है कि आप कौन सी लॉग देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वेब सर्वर के अंदर जर्नी एरर लॉग देख रहे होते हैं और जब आप वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप उसमें कह देते हैं कि तुम जो अपना लॉगिंग का स्टेटस है उसको एरर या वार्निंग पे रखो, कोई क्रिटिकल है तो लॉग करो अदरवाइज ना करो। बट यू कैन ऑलवेज चेंज दैट लॉगिंग स्टेटस कि यार इसको इन्फो पे स्विच कर जाओ। इन्फो लॉगिंग का ये मतलब होता है कि जो कुछ कर रहे हो उसको थ्रो करते जाओ सिस्टम लॉग के ऊपर। तो अभी जो हम लैंगचेन जितना यूज कर रहे थे उसकी लॉगिंग वाज डिफॉल्ट कि कोई एरर है तो लॉग थ्रो कर दो। तो हम सिर्फ यहाँ पे फॉर दिस नोटबुक पर्पस देखना चाह रहे हैं कि मल्टी क्यूरी रिट्रीवल बैकग्राउंड में कर क्या रहा है। So I need to update the logging status of multi-query retrieval from warning to info। तो ये जो अगली 2 लाइनें हैं आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, आपका कोड जरूर चलेगा। मैं सिर्फ यहां पे आपको दिखाने के लिए आई एम जस्ट पुशिंग दिस कोड टू स्विच मल्टी क्यूरी रिट्रीवल लॉगिंग फ्रॉम वार्निंग टू इन्फो। तो मैंने उसको लॉगिंग डॉट इन्फो पे सेट कर दिया है कि कुछ भी कर रहे हो तो वो सिस्टम में थ्रो करते जाओ। एंड नेक्स्ट वी डिफाइन द सेम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। हमने लास्ट टाइम हगिंग फेस से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट उठा के जनरेट किया था। नाउ हमने वही टेम्पलेट खुद बना लिया है, तो वन एंड द सेम थिंग। ये भी वही प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ओनली ऑन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्स्ट और नीचे क्वेश्चन है, राइट? और ये हमारा प्रॉम्प्ट बन गया टू गेट द आंसर फ्रॉम एलएलएम, राइट? और ये जो एलएलएम का आंसर है, जब मेरे पास प्रॉम्प्ट बन गया, मेरे पास रिट्रीवल भी बन गया, तो वी नीड टू डिफाइन अ चेन। तो हमने अभी एक
चेन डिफाइन करनी है जो कि इस मल्टी क्यूरी रिट्रीवर को यूज करके आंसर लेके आएगी. So this chain is now using our multi-query retriever as retriever and question, and then that prompt जो हमने यहाँ define किया है, this model and this parser. So if you see over here, तो ये sort of एक nested chain है इसके अंदर. वो nested chain जो है, जो दूसरी chain है, वो multi-query LLM के अंदर embed हुई है, multi-query retrieval के अंदर है. It will also be working in background as a chain. इस मल्टी क्यूरी रिट्रीवल के अंदर भी जो अगर आप इसका ओपन सोर्स है, आप कोड खोल के देखेंगे तो एक चेन बनी हुई होगी जो कर क्या रही होगी कि पहले क्वेश्चन उठा के एलएलएम को दे रही होगी और उसके बाद रिट्रीवल को और कर रही होगी वेक्टर स्टोर से, राइट. तो हमने यहां जो अब कोड किया है तो इसके अंदर इस जगह के ऊपर एक और चेन कॉल हो रही है, वो 5 सवाल बना के जवाब निकाल के आगे पास कर रही है कॉन्टेक्स्ट में, राइट. So once we have this chain, so we can invoke this language model with the same question. So let's pick up the same question from the top. So यहाँ पे आपको तो सीधा आंसर नजर आ गया. Let's actually first get the logging state. तो यहाँ पे अभी ये चेन रन हुई है और उसने रिस्पॉन्स ला के रिस्पॉन्स की वेरिएबल में थ्रो कर दिया. मैंने अभी उसको प्रिंट नहीं कराया. तो इफ यू सी ओवर हेयर, तो ये वो लॉगिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरेट हुई है. तो ये मल्टी क्यूरी रिट्रीवर का लॉग है. तो उसने किया क्या है कि मैंने पूछा था व्हाट आर एजेंट सिस्टम्स, राइट. तो उसने वो 5 वेरिएंट जनरेट किए. कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंट बेस्ड सिस्टम, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ एजेंट सिस्टम, how do agent system work and what are their applications, what is the role of agent in distributed system referred to as agent system, can you provide information in principle and practices of. तो ये अब उसने खुद से एलएलएम के थ्रू 5 वेरिएंट जनरेट किए और अब ये पांचों सवाल गए एलएलएम को, वेक्टर स्टोर को, रिट्रीवल हुआ, टॉप के आया और टॉप की बेसिस के ऊपर हमें जवाब मिल गया, राइट. तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करूं, so you will find the response over here and you have this response. Now this response is based on the answers or chunks that were retrieved based on multi-query retrieval. तो फायदा क्या है कि अगर आपका यूजर बहुत बेहतर क्वेश्चन नहीं जनरेट कर सकता, तो यू आर एबल टू इवन रिफाइन द लैंग्वेज ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल, राइट. तो लाजमी नहीं कि यूजर हमेशा से सीधी बात करे. वो कई दफा इम्प्लाइड क्वेश्चन होता है और हिडन इंफॉर्मेशन होती है. माइट बी एबल टू क्रैक दैट और जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएंट्स आपका रिट्रीवल इंप्रूव हो जाता है. तो ये द होल प्रोसेस actually helps you in defining a method that gives you much more control on your retrieval of chunks, right. तो ये एक तरीका है, वन मेथड ऑफ इंप्रूविंग. अभी आपको मैंने ब्रेक से पहले जब हम चंक्स ऑब्जर्व कर रहे थे, तो देयर वाज वन, वो जब हमने चंक्स को देखा था कि वो जो चंक्स रिट्रीव हो रहे हैं तो वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, किस फॉर्म में होते हैं जो चंक्स आते हैं वेक्टर स्टोर से, सॉरी, जो वेक्टर स्टोर से चंक्स रिट्रीव होके आते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है, जेसन में होते हैं. तो वो जेसन होती है और उस जेसन के अंदर कुछ मेटा डाटा भी होता है, राइट. हमने देखा उसके अंदर सोर्स की इंफॉर्मेशन थी कि कहां से आया हुआ है, राइट. सो व्हाट वी कैन डू इज कि अभी हमने जितने सिनेरियो सॉल्व किए, इसमें हमने रिट्रीवल तो बेहतर कर लिया जस्ट बाय इंप्रूविंग द मैचिंग कैपेबिलिटी ऑफ वेक्टर स्टोर. लेकिन फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर, जिस तरह से मैंने अभी कई दफा मिसाल दी लीव पॉलिसी की, तो लीव पॉलिसी जो है वो एक ही रहती है, चेंज होती रहती है, चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल कंपनी बनी थी 2000 में, तो एक लीव पॉलिसी बनी. 5-6 साल गुजरे, कंपनी एक्सपैंड कर गई, पहले एक शहर में थी, अब डिफरेंट सिटीज में फैल गई है. तो क्या पॉलिसी चेंज हो रही है. पहले एम्प्लॉयज जो थे वो बहुत ही जूनियर लेवल की आपकी टीम थी,
अब आपके पास एक मैनेजमेंट टीयर भी आ गया है, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव टीयर भी आ गया है, उसके बाद आपके पास कोई लोअर स्टाफ भी आ गया। अब हर एक टीयर की लीव पॉलिसी इज डिफरेंट। तो आपकी लीव पॉलिसी 4 साल बाद चेंज हो गई, उसके बाद कोई और टाइम गुजरा तो पॉलिसी फिर चेंज हो गई। तो अगर आपने वेक्टर स्टोर के अंदर अपने पूरी कंपनी के डॉक्यूमेंट थ्रो किए हैं, तो उसमें सन 2000 की लीव पॉलिसी भी है, सन 2004 की भी है, 2008 की भी है, 2009 की भी है और अभी की भी है। और आप क्वेश्चन पूछें कि मैं लीव पे ऑथराइज हूं कि नहीं हूं, तो हाउ कैन यू कंट्रोल कि ये किस लीव पॉलिसी से जवाब लेके आए, राइट? आपके पास तो वेक्टर स्टोर के अंदर 4 कॉपीज ऑफ लीव पॉलिसीज हैं, उनके अंदर मिलती जुलती बात लिखी हुई है। मेरा जो क्वेश्चन है वो किसी भी डॉक्यूमेंट के चंक से मैच हो सकता है, और हो सकता है जो मेरे करंट क्वेश्चन का जवाब आए वो 2005 की पॉलिसी से चंक रिट्रीव हो और जवाब बना के आप दे दें, जबकि वो लीव पॉलिसी एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं तो 2024 में 25 में बैठा ये सवाल पूछ रहा हूं। तो दैट मीन्स के या तो ये इंफॉर्मेशन कहीं पे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई हो कि ये लीव पॉलिसी सन 2020 की है, बट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने का? तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अब मैंने क्यूरी करना है करंट पॉलिसी पे, और मैं उस लीव पॉलिसी का उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दूं कि 2025 की पॉलिसी है, तो वुड दैट हैव एनी इफेक्ट जिसके अंदर लिखा हुआ है? तो हो सकता है वो जो पॉलिसी का चंक है वो कभी रिट्रीव ही ना हो, क्योंकि तो पहले 4 अल्फाज, पहले 400 वर्ड थे जहां पे सिर्फ ये लिखा होगा कि इस कंपनी की पॉलिसी और साल की पॉलिसी है, और लीव का कहीं नाम भी ना आ रहा उसके अंदर कि ये फलानी कैजुअल लीव, पेड लीव, वट एवर। तो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखने का तो कोई फायदा नहीं है आपको, और लिखना है तो फिर हर चंक में लिखना पड़ेगा। तो हर चंक में लिखने के लिए वी हैव मेटा डेटा। तो व्हाट वी कैन डू इज कि जो मेटा डेटा है हम उसके ऊपर भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। So we can filter chunks based on metadata once it is being retrieved from the vector store. और वो जो फिल्ट्रेशन है, वो जो मेटा डेटा है, वो आप अपना कस्टम मेटा डेटा भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट मेटा डेटा भी यूज कर सकते हैं। तो लैंगचेन की जो इंप्लीमेंटेशन है, जब आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को चंक करते हैं पीडीएफ को, तो वो अपना मेटा डेटा लेके जाती है। जब आप वेब बेस्ड किसी यूआरएल को रिट्रीव चंक करते हैं, तो वो अपना वेब बेस्ड का मेटा डेटा लेके जा रहा होता है, राइट? एंड यू कैन फिल्टर बेस्ड ऑन दिस मेटा डेटा। और उस फिल्टरिंग के लिए जो रिट्रीवर यूज होता है, दैट इज नोन एज सेल्फ क्यूरी रिट्रीवर। तो अगर आपने लैंगचेन का जो मैंने पेज खोला था, तो वहां पे एक रिट्रीवल की टाइप थी सेल्फ क्यूरी रिट्रीवर। तो सेल्फ क्यूरी रिट्रीवर जो है वो डॉक्यूमेंट्स के मेटा डेटा के ऊपर फिल्ट्रेशन करके लेके आता है। तो फायदा क्या होता है कि हम इसमें से रीसेंसी कंट्रोल कर सकते हैं कि रीसेंट डॉक्यूमेंट से ले आओ। हम इसमें कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने जब चंकिंग की तो मैंने एचआर को टैग कर दिया, उसका मेटाडेटा ऐड कर दिया कि एचआर के डॉक्यूमेंट है। मैंने फाइनेंस के अंदर मेटाडेटा ऐड कर दिए, सारे फाइनेंशियल हैं, ये लीगल हैं, ये एडमिन के हैं, ये ऑपरेशनल हैं, वट सारे मैंने कैटेगरी बना दी। जब चंकिंग कर रहा हूं तो आई कैन बेस्ड ऑन द क्यूरी मॉडल कैन डिफाइन कि ये जो रिट्रीवल है ये इस डोमेन का लगता है, तो इस डोमेन से फिल्टर करके लेके आ जाओ, राइट? So let's do a small coding of using self query retriever as a retrieval for RAG. तो यहां पे हमने इस रिट्रीवल को इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू ऐड 2 न्यू libraries from LangChain again. One is attribute information and the other is self query retriever. तो हम करेंगे क्या कि हम अगेन वेब बेस्ड लोडर को ही इस्तेमाल करेंगे। तो यू कैन कॉपी पेस्ट द अबव कोड जो कि हमने वेब बेस्ड लोडर का लिखा था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ। व्हाट आई एम चेंजिंग ओवर हियर इज के रादर देन एडिंग वन यूआरएल आई एम एडिंग नाउ 2 यूआरएल। तो आप वेब बेस्ड लोडर को मल्टीपल यूआरएल दे सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू रिट्रीव और स्क्रैप ऑल ऑफ दोज यूआरएल्स जो आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, और उनको लाके वो डॉक्यूमेंट्स में थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लोडर से उन दोनों को लोड करा दिया है, राइट? वी कैन विजुअलाइज द मेटा डेटा इन दिस लोडर। तो हम ये मेटा डेटा जो है वो देख सकते हैं कि ये लोडर जो है वो क्या मेटा डेटा लेके आया है। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने सोर्स उठाया है, ठीक है, कि इसका यूआरएल क्या था जिससे हम लोड कर रहे हैं। उसके बाद उसने इसका टाइटल उठा लिया दोनों वेब पेजेस का। एक का टाइटल है एलएलएम पावर्ड ऑटोनोमस एजेंट, दूसरा है एक्सटेंसिव हेलुसिनेशंस। फिर उसने उसकी डिस्क्रिप्शन उठा ली है।
ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये इतनी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन जो है, ये कहीं एलएलएम से जनरेटेड नहीं है। दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन जो कि जर्नली वेब पेजेस पब्लिकली पुश करते हैं। तो ये उसके HTML के पेज के अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। उसका टाइटल इज द टाइटल दैट यू सी ऑन द ब्राउजर बार। वो HTML के कोड से टाइटल रीड करके वहां पे ब्राउजर रीड करके वहां से आपको डिस्प्ले कर रहा होता है। और डिस्क्रिप्शन जनरली जो बेहतर वेबसाइट्स होती हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हैं डिस्क्रिप्शन। कस्ट आपके अपना कंपनी का शायद वेब पेज होगा, आप डिस्क्रिप्शन शायद ऐड ना कर रहे हो बिकॉज आपने कस्टम डेवलपमेंट की है, शायद डिस्क्रिप्शन की जरूरत ना पड़ रही है। जनरली पब्लिक वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन ऐड की जाती है। क्यों ऐड की जाती है? ताकि जब आपके क्रॉलर क्रॉल करें उसको तो उनके पास वो डिस्क्रिप्शन चली जाए। बिकॉज दैट इफ यू वांट टू प्रोजेक्ट योर कंपनीज इंफॉर्मेशन टू द क्रॉलर्स के उनके पास चली जाए। क्रॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के क्रॉलर्स हैं। वो एलएलएम के भी क्रॉलर्स हैं जो वो क्रॉलिंग कर रहे हैं, एड एजेंसीज के क्रॉलर्स हैं, वैसे कंसोर्शियम जिस तरह कॉमन क्रॉल का डेटा सेट है वो भी क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसने भी क्रॉल किया हुआ है डेटा सेट को। तो इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप डिस्क्रिप्शन पब्लिकली पब्लिक डोमेन में यू कैन ऐड दैट डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास ये मेटा डेटा फील्ड्स अवेलेबल हैं इन थ्रू दी वेब बेस्ड लोडर। अब ये जो मेटा डेटा फील्ड्स हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर अभी तो हम एक डिफॉल्ट मेटा डेटा लेके चल रहे हैं जो वेब बेस्ड लोडर का अपना है। आप इसको ओवरराइड करके अपना भी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन प्लग इन कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। आप वेब पेज अपने डिजाइन अपलोड कर रहे हैं, आप मेटा डेटा अपना डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन दैट, एक जेसॉन का फॉर्मेट है, दैट्स इट। आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि ये जो मेटा डेटा टैग्स हैं इनका मतलब क्या है। यहाँ तो हम क्योंकि वेबसाइट से उठा रहे हैं तो वो जो उनका मतलब है प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टाइटल का मतलब टाइटल ऑफ पेज है, डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज है, सोर्स का मतलब किस यूआरएल से उठ के आया है। आपके पास अगर मेटा डेटा कि आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि मैंने डिपार्टमेंट ऐड करना है, डिपार्टमेंट का टैग ऐड करना है, तो अब उसका मतलब क्या है डिपार्टमेंट का? कि इसका क्रिएटर कौन है, या इसका यूजर कौन है, या इसके कंटेंट किस किस डिपार्टमेंट के बारे में है। कुछ भी मतलब हो सकता है ना। तो आप चाहेंगे कि यार मेरे इस टैग का मतलब भी पता हो रिट्रीवल के टाइम पे, कि हर टैग किस चीज किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू कैन ऐड दैट मेटा डेटा इंफॉर्मेशन एज अ मेटा डेटा फील्ड info as a separate information for self query retriever। तो इस पूरी JSON के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि हर मेटा डेटा टैग की डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं। कि जो सोर्स का टैग है वो बता रहा है कि वेब यूआरएल ऑफ द पेज, जो टाइटल है वो बता रहा है टाइटल ऑफ द वेब पेज, डिस्क्रिप्शन बता रही है डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द पेज कंटेंट कि ये कंटेंट किस बारे में है, और लैंग्वेज बता रही है कि लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट कि ये को किस लैंग्वेज में पूरा पूरा इंग्लिश है, उर्दू है, फ्रेंच है, अरेबिक है। You can define your own tags and you can then add your own description as well। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, राइट। So we have this metadata field information as well। We have this metadata uh, of URL as well। हमने सब कुछ कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे वही काम जो हमने पहले किया था। We are going to develop what we are going to split this all information into chunks, right। तो आपने तमाम टेक्स्ट को चंक में कन्वर्ट करना है, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने किया था वही कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो आपने इसके स्प्लिट बना लिए। एम्बेडिंग्स हम ऊपर ऑलरेडी लोड कर चुके हैं तो मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू देन अगेन रन द सेम कोड कि जिसमें मैं वेक्टर स्टोर अपना इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना वेक्टर स्टोर इनिशियलाइज कर दिया, उसको ये सारे के सारे स्प्लिट्स पास हो रहे हैं। तो अब क्योंकि पेजेस दो हैं, दो यूआरएल थे, तो ये पहले इसने 3-4 मिनट लिए थे, तो अभी कुछ 5-6 मिनट लेगा टू लोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो आप एक चीज व्हाइल इट इज रनिंग वी कैन कंटिन्यू कोडिंग एंड देन वी कैन मैप इट आफ्टरवर्ड्स। तो आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं विच जस्ट एन एड ऑन इंफॉर्मेशन, कि जब आप वेक्टर स्टोर के अंदर डेटा ऐड कर रहे होते हैं तो आप अपने कंटेंट की डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो कंटेंट ऐड हो रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है ओवरऑल। वो तो थी वेब पेजेस की डिस्क्रिप्शन, ये है कंटेंट की डिस्क्रिप्शन। so you can add your document content description। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई वेब पेजेस ऐड किए हैं, तो दीज आर वेब पेजेस अबाउट LLMs।
So this is our document content description. And then what we are going to do is कि अब हम अपना self query retriever define करेंगे based on this metadata and metadata field info, right? But ये जो self query retriever है ये initialize होगा using LangChain's self query retriever. So we are going to define our retriever, that is self query retriever from LLM, और ये यूज करेगा मॉडल वेक्टर स्टोर जो हम ऊपर इनिशियलाइज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कंटेंट डिस्क्रिप्शन, मेटाडेटा फील्ड इन्फो जो हमने इंफॉर्मेशन ऊपर दी, तो वी आर जस्ट सेटिंग द वर्बोसिटी लेवल के वो कितना वर्बॉस होना चाहिए, and then we can run this code once we are done with the model running above. So we have our vector store available. I think something wrong over here. तो हमारा रिट्रीवर डिफाइन हो गया और अब मैं इस रिट्रीवर को इन्वोक करूंगा तो आई विल गेट द रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द मेटा डेटा इन्फो ऑफ आर डेटा, राइट? तो अब जो सेल्फ क्यूरी रिट्रीवर है वो आपके मेटा डेटा की बेसिस के ऊपर आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है, राइट? मेक सेंस? So आज के दिन I will finish it off over here. So today what we saw is के basic RAG क्या है, RAG का use case क्या है. So use case is whenever you want to talk to your own data. So during the break there was a question by the participant के हमने अपने डेटा करना है तो RAG में एक इशू है कि लेटेंसी ऐड हो जाती है, क्योंकि अब आपका रिट्रीवल होगा तो जवाब बनेगा. पहले एलएलएम डायरेक्ट जवाब दे रहा था, अब कहीं से रिट्रीवर होना है तो वो लेटेंसी ऐड कर रहा है, डिले ऐड कर रहा है कि उस वेक्टर स्टोर के रिट्रीवल इज आल्सो नाउ एडिंग फ्यू मिली सेकेंड ऑफ और फ्यू माइक्रो सेकेंड्स ऑफ डिले, क्योंकि जब तक वो रिट्रीव नहीं होगा एलएलएम जवाब नहीं दे सकता, राइट? तो अब लेटेंसी को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा करते हैं, फाइन ट्यून कर देते हैं. तो पहली बात ये है कि आई टेक यू बैक टू द लेक्चर्स इन प्रीवियस वीक जब हमने फाइन ट्यूनिंग देखी थी. जो पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग है that doesn't add any knowledge. Please remember that. Parameter efficient fine tuning language model की knowledge में इजाफा नहीं करता, वो just उसके response को tailor करता है, उसको task याद कराने के लिए बैठा हुआ है. तो theft का काम जो low rank adaptation है, चाहे वो parameter efficient fine tuning है, चाहे वो adapter model है, right? There are so many ways to do parameter efficient fine tuning. Low rank adaptation है, adapters हैं, प्रीफिक्स ट्यूनिंग है, बहुत सारे मेथड हैं. कॉमनली आजकल बहुत सारे लोग लो रैंक एडेप्टेशन पे जाते हैं बिकॉज उसका परफॉर्मेंस अच्छी है, बट दैट डजंट ऐड एनी नॉलेज टू द लैंग्वेज मॉडल. ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉस को जाके कल कह दें कि सर अभी मैं सारा मॉडल फाइन ट्यून कर दूंगा अपने डेटा के ऊपर और कल आपको ठगड़क एंटरप्राइज के जवाब मिलेंगे. कुछ जवाब नहीं मिलेगा, वो उतना ही जवाब देगा जो फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल की नॉलेज में था, राइट? तो आपने जब कंपनी का डेटा ऐड करना है तो या तो आपको प्री ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो पहले नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी और फिर इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी और फिर आप चेक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि जिसमें आपकी कंपनी का डेटा होगा. बट देन अगर आप प्री ट्रेनिंग कर भी लेते हैं, एक फाउंडेशन मॉडल उठाया और उसको फुल फाइन ट्यूनिंग साइकिल में डाला, एक प्री ट्रेन्ड आपने चेक पॉइंट उठाया, फॉर एग्जांपल आपने लामा 3.1 उठाया 8 बिलियन बेस मॉडल, इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग बेस मॉडल, और आपने उसको कहा कि जी मैं इसको अभी फुल फाइन ट्यूनिंग में ले जाता हूं, जिसको एलएलएम की दुनिया में कहते हैं कंटिन्यूड प्री ट्रेनिंग. so you will continue the pre training on your data, right? और आपने कहा जी अब yes whatever data you train there is a high possibility कि वो नॉलेज अब एलएलएम के अंदर चला गया है.
अब आपके पास एक नया चेक पॉइंट आ गया बेस मॉडल का, उसको आपने इंस्ट्रक्शन ट्यून किया और आपके पास एक चैटबॉट आ गया। लेकिन जब आप उसे अपनी कंपनी के बारे में सवाल पूछेंगे या आप उसे अपनी कंपनी के किसी रोल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो फाउंडेशन नॉलेज तो वही था उसके पास, वो जो उसका अपना नॉलेज था, आपका नॉलेज ऑन टॉप ऑफ दैट आया है। तो आपकी एचआर पॉलिसी के अलावा उसके बाद दुनिया जहान की एचआर पॉलिसी का डेटा अभी भी पड़ा हुआ है, और आप उसको प्रॉम्प्ट कर लेंगे कि मेरी कंपनी की एचआर पॉलिसी से जवाब दे दो, तो हेलुसिनेट फिर भी कर सकता है, राइट। तो इट्स नेवर गारंटीड कि आपने एक मॉडल को प्री ट्रेन भी कर लिया है अगर अपने डेटा पे, तो वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट सफा नंबर 40 के ऊपर ये लिखा हुआ जवाब निकाल के देगा। और आपकी एंटरप्राइजेस के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे सोर्स बताओ यार, ये कहां से उठा के लेके आ गए हो जवाब, ये जो तुमने कहा है कि तुम छुट्टी जा सकते हो, पॉलिसी दिखाओ ना। तो पॉलिसी दिखाएंगे तो छुट्टी मिलेगी, पॉलिसी नहीं दिखाएंगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, राइट। तो यही काम आपने रैग में करना है, यही काम आपकी एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है कि भाई चीज दिखाओ, सोर्स दिखाओ। तो दैट इज वाई दैट सोर्स जो हमने रिट्रीवल में देखा वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज वाई वी शुड डू रैग व्हेनेवर वी वांट टू चैट विद अपडेटेड, अप टू द मार्क, कोटेबल, वेरीफाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो वन थिंग फाइनल टू ऐड अपॉन वंस यू बिल्ड एप्लीकेशन यूजिंग रैग, हम रैग की एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे और फिर हम एजेंट शुरू कर देंगे। बट मैंने जो आपको रिट्रीवल में सोर्सेज दिखाए थे, तो जब चंक रिट्रीव होते हैं तो उसमें सोर्स आ रहा होता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब एलएलएम की चेन को इन्वोक कर रहे हैं, तो उसके साथ ही आप रिट्रीवल को भी इन्वोक कर लें फॉर द सेम क्वेश्चन। तो अब जब आपने रिट्रीवल इन्वोक किया है और चेन को इन्वोक किया है, तो चेन ने आपको जवाब ला के दे दिया है, और रिट्रीवर का जो कोड इन्वोक किया वहां पे आपके पास सोर्स आ गया है। तो आप फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं कि ये जो मैं आपको जवाब निकाल के दे रहा हूं, ये इन 4 सोर्सेज में से निकला हुआ है, या एक में से निकला हुआ है, या 6 में से निकला हुआ है, राइट। तो अनदर गुड प्रैक्टिस, ताकि आपके यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि यार मैं देख भी सकता हूं कि कहां से ये जवाब उठा के आ गया। तो वो वेबसाइट खोल के या डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ सकते हैं कि यार ये वाकई वहां लिखा भी हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, और एलएलएम ने मुझे जवाब दे दिया, राइट। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू शो दैट एज वेल, अगर यूजर इस तरह का कोई क्रिटिकल काम कर रहा है कि दे नीड टू नो के सोर्स क्या था इस इंफॉर्मेशन का। थैंक यू।